चलो बेटा लिखो हेडिंग हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जनरेशन्स में वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ रजे? डिफरेंसेस आते हैं। क्या हम अपने माँ बाप जैसे एग्जैक्टली दिखते हैं? क्या हैं माँ बाप एग्जैक्टली? ठीक है, जैसे सैफ अली खान और अमृता राव के जो बच्चे हैं, कौन है उनके, क्या क्या नाम है उनके? अरे एक्ट्रेस है जो लड़की, सारा अली खान। सारा अली खान थोड़ी थोड़ी अपनी मम्मी जैसी दिखती है, अमृता राव जैसी। अमृता राव ही ना? तुमको भी नहीं पता? राव नहीं है मेरे ख्याल, अमृता है ना, अमृता मैम जैसी दिखती है। और सैफ अली खान का जो लड़का है, सारा अली खान का जो भाई है, वो कुछ कुछ सैफ अली खान जैसा दिखता है ना, यंग सैफ अली खान जैसा। तो ऐसा है कि बच्चे माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, लेकिन फीचर्स उनके जैसे ही होते हैं। जैसे सबके पास दो आँखें, हम सबके पास, क्या हमारे माँ बाप पे भी दो आँखें थी? क्या उनके माँ बाप पे भी दो आँखें थी? तो ये वाला फीचर आ गया। एक नाक, 32 दांत, हम सबके काले बाल हैं। हम यूजुअली हमारे माँ बाप के भी काले बाल थे। एक वेरिएशन आ सकती है कि तुम्हारे हल्के गोल्डन ब्राउन बाल हो जाएं, हल्के गोल्डन। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर्स में वेरिएशन है। अमेरिकन हमसे ज़्यादा गोरे हैं। अमेरिकन्स के बाल, कुछ अमेरिकन्स के बाल वाइट या येलो होते हैं येलो होते हैं, वाइट तो नहीं होते। वाइट नहीं बोलते उसे, ब्लॉन्ड कलर बोलते हैं, BLONDE। तो ऐसा क्यों है, वेरिएशंस क्यों अराइज होती हैं? लिखो हेडिंग अपने पास। ऐसे नहीं, डायग्राम सा बनाना है। इस डायग्राम से थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि वेरिएशंस का मतलब क्या है। ठीक है, हमारी NCERT की बुक में डायग्राम दे रखे हैं, वेरिएशंस का मतलब एक्चुअल में क्या है। अगर मैं ओरिजिनल कॉपी शुरू करूँ, हाँ, और क्या, जो मैंने बोला चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी है। अगर ओरिजिनल पेरेंट बेटा ऐसा दिखता था, ठीक है, तो हो सकता है उसकी फर्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन आ जाए, उसकी फर्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन आ जाए, और अब वो कुछ ऐसी दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब एक तो बिल्कुल थोड़ी पेरेंट जैसी, पर एक में अब फीचर डिफरेंट हो गया। फीचर उसमें ये वाला आ गया, ये एक एडिशनल फीचर आ गया। ये इसको डिपेक्ट कर रहा है, फीचर एडिशनल है। डन। हो सकता है सेकेंड जनरेशन में और ज़्यादा चेंजेस आ जाएं। सेकेंड जनरेशन में और चेंजेस आ जाएं। अब वही पेरेंट आगे जाके तुम्हें ऐसा नज़र आ रहा है। हाँ बेटा, बना, और मैं क्यों बना रहा हूँ फिर? ठीक है, ये बेसिकली वेरिएशन बता रहे हैं बेटा, चेंजेस बता रहे हैं कि जो नई जनरेशन बनती जा रही है वो हो सकता है पुरानी जनरेशन जैसी ना दिखे। ड्रॉ कर लिया सबने? हाँ जी सर। एक लगता है, दूसरे नहीं लगता, मतलब
बेसिकली अभी जो मैं बात तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए कहने वाला हूँ वो डिस्कस करते हैं. मेरे को इतना बना लो फिर बात बताता हूँ एक. डन. देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या इन सारे डायग्राम्स में कोई एक बेसिक डायग्राम ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? क्या सबके पास ये वाला सर्कल और ये वाली चीज़ रिपीट हुई? ऑब्जर्व करो, सारी डायग्राम्स में ये चीज़ रिपीट हो रही है. तो अगर मैं इसको बेसिक बॉडी डिज़ाइन मान लूँ, if I consider this one as the basic body design, can I say that every organism from the same species having this basic body design? ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बाद वाली जनरेशन्स के पास कोई एक एक्स्ट्रा ट्रेट था, कोई एक्स्ट्रा चेंज था? चेंज आया ना. हमने इसके लिए बॉडी डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे बॉक्स बना दिया, यहाँ दिखाने के लिए. यहाँ पे साइड में भी बॉक्स आ गए, ऊपर भी आ गए, यहाँ पे सर्कल आ गया, यहाँ ट्रायंगल आ गया. तो ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाले नए ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो था पेरेंट का, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल एक डिफरेंट फीचर भी आ गया था. बात क्लियर है इतनी? तो मतलब जो वेरिएशंस हैं वो ओरिजिनल पीढ़ी में शायद ना हो, लेकिन जैसे जैसे नई नई पीढ़ियाँ आती जाती हैं, जैसे जैसे नई जनरेशन आती जाती हैं, वैसे वैसे वेरिएशंस भी डेवलप होती रहती हैं. बात समझ आई? पक्का? तो अब मेरे को बताओ, तुम्हारे पास ज़्यादा वेरिएशन होंगी इन योर ट्रेट्स या तुम्हारे जो परदादा थे उनके पास ज़्यादा वेरिएशंस होंगी? तुम्हारे पास. ठीक है, जितनी ज़्यादा नई जनरेशन उतनी ज़्यादा उनके पास वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं. बात समझ आई? चलो लिखो बेटा इसके बारे में थोड़ा सा. इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है? किसी से नहीं रजे. इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में मिलना, बुजुर्गों से, बड़ों से. तो विरासत में यहाँ पे क्या मिल रही है? ट्रेट्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. हम जब पैदा हो रहे हैं हमें विरासत में क्या मिला? उनसे क्रोमोसोम्स आए. क्रोमोसोम्स ने हमारे बेसिक बॉडी डिज़ाइन को डिटरमाइन किया, लेकिन क्रोमोसोम्स बनते टाइम पे एक चेंज आया जिसकी वजह से हमारा चेंज ओवरऑल, हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहा लेकिन कुछ ट्रेट्स डिफरेंट हो गए. जैसे अपने एग्जांपल दूं तो मेरे पापा की हाइट 5'3" है, 5 फुट 3 इंच के हैं वो. मेरी हाइट क्या है? 5 फुट 9 इंच. तो मेरे पास बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर तो मेरे पापा वाला ही है, मम्मी वाला ही है, लेकिन दोनों से अलग, दोनों से परे मेरा एक अलग अलग ट्रेट क्या है, अलग खासियत क्या है मेरी? मेरी हाइट ज़्यादा लंबी होगी उनसे. समझ आई बात इतनी? चलो लिखो, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस. इनहेरिटेंस फ्रॉम द previous generations provides both common basic body design and subtle. subtle मतलब बहुत ही minor changes and subtle changes for the next generation. ठीक है, that means the next generations will have, बेटा
बेटा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वेरिएशंस, और ये बहुत बार यूज़ किया जाएगा तो ध्यान रखना। वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट, दैट दे, ये ना नेक्स्ट है वर्ड यहाँ, नेक्स्ट दैट दे। हाँ, सटल मतलब बहुत बेसिक चीज़, बहुत मतलब अननोटिसेबल चीज़, बट होगी ज़रूर। दैट दे inherit from the first generation, as well as their own variations। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो सेकेंड जनरेशन बनेगी या जो नेक्स्ट जनरेशन बनेंगी उसके पास पिछली जनरेशन के वेरिएशन भी आएंगे और वो खुद के वेरिएशन भी डेवलप करेगी। तो मतलब उन पे सोने पे सुहागा वाली बात है कि पिछले वेरिएशन तो उनको विरासत में मिल ही रही है, बट वो खुद की एक वेरिएशन डेवलप कर रही है। डन, चलें आगे। एक मिनट सर। लिख लिया बेटा विश्वजीत? हाँ जी सर। अच्छा देखो, अब होता क्या है रजय, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तभी मैंने कहा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में जो डिटेलिंग है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। नींद आ रही है? छुट्टी कर ले, घर बैठ आराम से। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में मैंने कहा था तुमको जब हेरिडिटी पढ़ाऊंगा तब लिखवाऊंगा। तो एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि वन पेरेंट इन्वॉल्व है और क्योंकि उसके अंदर गेमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही। गेमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही तो मतलब उस टाइम पे मियोसिस नहीं हो रहा। मियोसिस नहीं होता तो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं करते या फिर वेरिएशंस बहुत कम आती हैं। इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू जनरेशन बनती है वो 99.9% सेम होती है प्रीवियस जनरेशन के। ठीक है, उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि गेमीट फॉर्मेशन हो रहा है, गेमीट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशन ऑल द वे ज़्यादा आ जाती है। इसलिए जो नया जनरेशन आ रही है वो पुरानी जनरेशन जैसी बेसिक डिज़ाइन लेके आएगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, या वर्ड क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी ही आएंगी। समझ आई बात? चलो लिखो इसके साथ, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो, फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the daughter cells produced will be identical to the parent cell as during cell division very less or negligible, very less or negligible variations
ठीक है। वेरी लेस और नेग्लिजिबल वेरिएशंस अराइज। उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन since two parents are involved, and there is gamete formation, the variations or the chances of variations rises due to major inaccuracies in DNA copying ठीक है। डीएनए कॉपिंग का मतलब है क्रोमोसोम फॉर्मेशन, कि जब क्रोमोसोम बन रहे होते हैं उस टाइम पे वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, इतना लिख लो फिलहाल। ठीक है बेटा, लिख लिया? चलें आगे। लिख लिया विश्वजीत बेटे? क्लियर नहीं आ रहा? हाँ जी सर। चलो लिखो बेटा हेडिंग, या क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, व्हाई डू वेरिएशंस arise while DNA copying और chromosomes formation। तो ये बात तुमने 9th क्लास में पढ़ी थी रजे। क्रोमोसोम्स किन दो चीज़ों से बनते हैं? जेनेटिक मटेरियल किन दो चीज़ों से बनते हैं? और प्रोटीन। लिखो। प्रॉपर डिटेल में लिख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर में, पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट 1, chromosomes in the nucleus cell contain information for inheritance of features from parents to
next generation in the form of डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बेटे लास्ट ईयर पढ़ी थी, क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, this information in the DNA, this information in the DNA is the source of protein making, is the source of protein making। ठीक है, मतलब ये डीएनए ही है जो अगली जनरेशन को डेवलप करवाते टाइम बताएगा कि प्रोटीन्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, if this information is changed, if this information is changed during डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग का मतलब बार बार यहाँ पे बेटा वही है, क्रॉसिंग ओवर। जो मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती थी, तुमको याद हो अगर, ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते थे वो एक दूसरे के साथ साथ आ जाते थे और डाटा कुछ ना कुछ आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, तो ये वेरिएशन आ जाती है इस टाइम पे ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। then the new proteins then the new proteins will be made। last point, these new proteins will lead to a change in basic body design slightly। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? तेरे को नींद आ रही है क्या? पानी पी ले, पानी पिएगा? मतलब डीएनए कॉपी करते हुए जो चेंजेस आए उसकी वजह से नए प्रोटीन बने, और क्योंकि नए प्रोटीन बने तो नया बॉडी डिज़ाइन बना। ठीक है, जल्दी पी के दे, मेरे को भी पीना है। हो गया बेटा? चलो, एक सवाल हमारे मॉड्यूल में था कि जो वेरिएशंस होती हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल चाहे ना हो, बट कभी कभी स्पीशीज़ के लिए हेल्पफुल हो जाती है, ऐसा क्यों? हाँ विश्वजीत बता बेटा। सर जो वेरिएशन आती है वो कभी कभी एक ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के बेस्ड ऊपर भी आ सकती है, तो वो उसके सर्वाइवल में हेल्प करती है उस स्पीशीज के, क्योंकि अगर वो वेरिएशन उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होएगी तो उसका सर्वाइवल चांस ज्यादा हो जाता है।
जगह चिपका सकते हो, वही हर जगह तुम पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ये है इसका एग्जांपल ये है कि इमेजिन करो धरती पे एकदम से तापमान बढ़ जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी प्रेजेंटली क्या टेम्परेचर रहता है हाईएस्ट 44-45 डिग्री रहता है। मान लो अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया 65 डिग्री प्लस चला गया, ठीक है, तो कुछ लोग ज़िंदा रहेंगे, कुछ वो टेम्परेचर बेयर नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तो जिन लोगों में वेरिएशन थी कि वो हाई टेम्परेचर बेयर अप कर सकते थे वो ज़िंदा रह गए, बाकियों की डेथ होगी। तो वो क्या है उनके लिए? वेरिएशन जो कि हेल्पफुल रही एक स्पीशी के लिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर ना बढ़ता और हमारे मान लो एक इंसान का इस कमरे में ये वेरिएशन आ जाती कि वो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है, अगर टेम्परेचर ना बढ़ता तो क्या उसके लिए वो यूज़फुल थी? तो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो यूज़फुल थी? नहीं थी। हाँ, लेकिन अगर बढ़ जाता तो सारे मर जाते, वो इंसान बच जाता, तो ह्यूमन बीइंग तो बचा हुआ है, तो स्पीशी तो बच गई। ये आप एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर एक छोटे से एरिया में, छोटी सी नीश में, नीश बोलते हैं हैबिटेट को, छोटे सी नीश में अगर एक बैक्टीरियम ऐसा है जो कि हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है और ड्यू टू XYZ रीज़न अचानक से उस नीश का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या बैक्टीरिया सारे मर सकते हैं? यूजुअली बैक्टीरिया मर जाते हैं ना हाई टेम्परेचर पर अगर वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया बच गया तो उस बैक्टीरिया की पूरी स्पीशी बच गई वहाँ की, तो वो उस स्पीशी के लिए हेल्पफुल है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल नहीं है। समझ आई बात? जैसे अगर मान लो और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ लोगों को कोरोना वायरस ऐसा हुआ भयंकर कि भाई खांस खांस के बुरा हाल हो गया, डेथ ही होगी रादर काफ़ी लोगों की, तो दिल्ली में या हमारे NCR एरिया में। और कुछ गांव के बुजुर्ग ऐसे थे कोरोना के टाइम पे आराम से बैठे हुए थे कि हमें तो भाई खांसी भी नहीं हुई, बुखार भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बाय चांस लेट से कोरोना की वजह से उनकी बॉडी इम्यून थी, उनकी बॉडी में ऑलरेडी ऐसी एंटीबॉडीज़ थी, वो बचे हुए थे। अगर कोरोना बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी बन के और फैल जाता तो कौन बचता? सिर्फ जो लोग उस बीमारी से इम्यून थे। हो सकता है एक पूरा का पूरा एरिया वाइप आउट हो जाता, लेकिन क्या सारे इंसान वाइप आउट हो जाते? नहीं, कुछ तो ज़िंदा रह जाते। तो वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है? पूरी की पूरी स्पीशी के लिए। ठीक है, लिखो ये हेडिंग लिखो, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, हेडिंग लिखो ये वाली। हर बार वेरिएशन हेल्पफुल नहीं होती, हर बार वेरिएशन हेल्पफुल नहीं होती। जैसे स्मॉल पॉक्स वेरिएशन, वेरिएशन है जैसे कुछ लोगों के कान चिपके हुए होते हैं, ईयर लोब्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, कुछ लोगों के ईयर लोब्स फ्री होते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोगों के कान मतलब ये वाले यहाँ पे होते हैं ना, और कुछ के तुमने देखा होगा बिल्कुल ऐसे रहते हैं, आमिर खान के पीके मूवी में थे जैसे। ठीक है, तो कुछ लोगों की ईयर लोब्स अटैच हैं, कुछ के अटैच नहीं है। क्या वो वेरिएशन हेल्पफुल है? कोई रोल ही नहीं है उसका। कुछ लोगों की आँखें, सब मेजॉरिटी आँखें इंडिया में ब्राउन कलर की हैं, कुछ लोगों की भूरी रंग की भी हैं, जिनको तुम बिल्ली आँखें कह के छेड़ते हो। ब्लू नहीं है इंडिया में किसी की आँख है? नीरव की ब्लू है आँखें? हाँ, ब्लू नहीं है उसकी। चल जो भी है, ब्लू आँखें होना चलो कोई बात, ब्लू लेंस होना क्या बेनिफिशियल है कोई बेनिफिशियल? सुंदर लगता है बस इंसान, और तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो वेरिएशन हर बार हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में हेल्पफुल हो सकती है। तो लिखो उसका एग्जांपल, व्हेन द वेरिएशंस आर हेल्पफुल, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। लिखो बेटा, ये ना इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें। इसको बोलते हैं नीश, नीशे। तो नीशेज होते हैं आपके हैबिटेट। ठीक है, नीचे नहीं पढ़ना इसे, नीशे बोलते हैं इसे। ठीक है, लिखो
reproduction including variations, reproduction including variations is linked to the survival of species as follows. लिखो niches are not fixed and can change drastically because of the controls, because of the reasons beyond the control of the organism. ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ये हो सकता है, मान लो जंगल में एकदम से आग लग गई, तो कौन से जानवर बचेंगे? शेर बचेगा। वाह, शेर कैसे बच जाएगा? और सबसे जो बड़ी जमीन के नीचे गलतफहमी रहते ये हैं। है हम लोगों को कि शेर जंगल में रहता है। शेर जंगल में नहीं रहता, शेर ग्रासलैंड में रहता है, बाघ रहता है जंगलों में, टाइगर, बंगाल टाइगर सुंदरबन के जंगलों में रहता है। हमारे यहाँ मोरनी में चीता रहता है, देखे चीता? कहाँ से देख लिया तुमने चीता? मैंने देखा है लाइव चीता, ये मत कहना छतबीर जू में देखा है। सड़क पे देखा है कभी चीता? कहाँ देखे? हाँ वहाँ दिख जाता है, ठीक है बात। मैंने देखा था नारायणगढ़ रोड पे, नारायणगढ़ रोड पे चीता भाग रहा था खेतों में, साइड में छोटा बच्चा ही था। पर यहाँ पे वो लगती है ना रेणुका जी, सुना है किसी ने नाम? सिरमौर, नाहन, रेणुका जी, तो वहाँ से आते हैं इधर साइड ना। तो हाँ, तो मान लो अगर जंगल में आग लग गई एकदम से, तो कौन से जानवर बचेंगे? ये कह रहा पानी वाले। जो जमीन में रहते हैं। पानी कहाँ से? जो जमीन में रहते हैं। जो जमीन के नीचे रहते हैं, या तो वो बच सकते हैं बड़ी इजीली, या उड़ने वाले। मंकी कैसे बचेगा? ठीक है, तो वो उनकी वेरिएशन थी कि वो जमीन के नीचे रहने लग गए, उसमें कभी ना कभी वेरिएशन आई होगी कि वो जमीन के नीचे रहने लग गए, ठीक है, इसलिए वो बच गए। या फिर जो पक्षियों में वेरिएशन है कि वो उड़ सकते हैं, वो बच गए, तो किसी ना किसी टाइम पे हेल्पफुल रहा उनका, वो वेरिएशन हेल्पफुल होगी। अब देखो जो नीशे होता है, नीशे मतलब जो इनका हैबिटेट होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है ड्रास्टिकली। हो सकता है बाढ़ आ जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है एकदम से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाए, तो वो किसी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है बात। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑन अर्थ can go up or down. Water levels can vary. Water levels can vary, or there could be a meteorite hit. कौन खत्म हुआ था मीटियोराइट हिट की वजह से? What is the animal which is most related to dinosaurs? T-Rex. T-Rex से ज़्यादा related कौन सा है? क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स। गूगल कर लिया ना, आंसर पता क्या है?
is the most relatable, is the most closest relative to T-Rex. T-Rex डायनासोर से रिलेटेड था, मुर्गा जिसे आजकल लोग कढ़ाई में डाल के पका लेते हैं. चलें आगे. If a population of reproducing organisms, if the population of reproducing organisms were suited to a particular niche, ये बस यही एक क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में बहुत लेंदी है, लिख लो, उसके बाद तो इजी आता है. अभी बहुत है बेटे. पर्टिकुलर niche and if the niche was suddenly changed the populations could be wiped out. The populations, हाँ बताता हूँ. तुमने पता नहीं कभी ध्रुव राठी की अच्छी वाली वीडियोस देखी हैं कि नहीं. उसने एक वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब मीटियोराइट हिट हुआ था, उसकी वजह से डस्ट क्लाउड्स इतने बड़े हवा में आ गए थे कि सनलाइट ब्लॉक हो गई थी. और सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से इवेंचुअली क्या हुआ होगा? टेम्परेचर डाउन. कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ था. मैं तो डस्ट मैंने तो यही देखा. टेम्परेचर डाउन. बहुत सारी चीज़ें हुई थी. वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई थी, अर्थक्वेक्स आए थे, अर्थक्वेक्स की वजह से सुनामीज आई थी. मतलब अभी तो हम तो एक बहुत पर्टिकुलर छोटे से नीचे की बात कर रहे हैं. मीटियोराइट हिट तो पूरा अर्थ को इफेक्ट करके गया था, राइट? तो मैं बताऊँ, सर हम वेरिएशन में मेक्सिको के अंदर एक बे के अंदर उसका आधा पार्ट ऐसे दिखाया था उन्होंने, कुछ पार्ट उसका लैंड सी में चला गया जहाँ पे हिट हुआ था. हाँ बेटा क्या कह रहे हो विश्वजीत? सर हम वेरिएशन में बोल सकते हैं कि अगर हम पहाड़ों पे जाएं तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी नॉर्मली हाइट छोटी होती है, क्यों? क्योंकि वो उन्हें हेल्प करती है मूवमेंट के लिए. अच्छा, ठीक है. यूजली जैसे याक है, याक की वेरिएशन ये कह सकता है तू. मतलब ये वाला एग्जांपल भी ठीक है. एक वेरिएशन ये भी हो सकते हैं, देखो इसने विश्वजीत ने बताया वेरिएशन का मतलब ना यूजुअली अडेप्टेशन से रिलेटेड होता है कि विद टाइम जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में चेंजेस लाके अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे जो नॉर्मली प्लेन्स के कुत्ते हैं और जो पहाड़ों के कुत्ते हैं उनमें फर में डिफरेंस होता है, उनका फर ज़्यादा थिक होता है, तो वो उनकी वेरिएशन है, उनके सर्वाइवल के लिए वेरिएशन है. ठीक है. जैसे याक सुना है तुमने, वाई ए के याक? मैंने नहीं देखा कभी, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ. मनाली में देख. अच्छा. तो याक तो याक का फर बहुत थिक होता है, अगेन सेम रीजन से, ताकि वो फ्रेंड से बच, ओ सॉरी, स्नो से बच सके. हाँ, साथ लेके घूम लो उसको, ऐसा भी अलाउड है? अच्छा. कौन सा था? फोर्थ फोर्थ पॉइंट आएगा. जल्दी लिखो बेटा, ये फोर्थ पॉइंट लिखो. ख़त्म करना है टॉपिक आज थोड़ा सा. However, जल्दी लिखो चलो. However, if some variations, however, if some variations were to be present
However, if some variations were to be present in few individuals, there would be some chance, there would be some chance of survival. ठीक है. अब इसी के लिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, if temperature rises, if temperature rises drastically due to global warming, it has the potential of wiping out whole species however a few heat resistant bacteria may survive. ठीक है. may survive and reproduce further. ठीक है. therefore, फिफ्थ पॉइंट लिख लेना. therefore variations are not essential for survival of a species but survival of individual आएगा यहाँ पे, but for the survival of a species. हाँ बेटा. ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का चैप्टर तो पता नहीं मेरे को, देख लेना कितने की डिवीजन है. जितना आपने लिखवा दिया है डन. चलो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक उन लड़कियों के साथ जब आ जाएंगी वो तभी करते हैं अच्छे से. जल्दी छोड़ देता हूँ, आज बर्थडे है मेरा. जाने देते हैं तुम्हें, पर इंट्रोडक्शन लेके जाओ नेक्स्ट टॉपिक का. नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो वेरिएशंस राइज होती हैं
क्यों होती हैं, क्या रीज़न था उसका, या प्रेडिक्ट करना कि हाँ आने वाली जनरेशन में क्या ये वेरिएशंस होंगी या नहीं होंगी, ये बात जो डिस्कवर करी थी एक इंसान था जिसने पूरी की पूरी इसके ऊपर थीसिस दे रखी है, रिसर्च कर रखी है, ठीक है। उनका नाम था सर ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। तो हाँ, मेंडेल कहते हो, मेंडल कहते हो, मैं तो मेंडल कहता हूँ। हाँ क्या, पी प्लांट लिया था उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब मेंडल कौन थे, क्या उन्होंने कभी प्रॉपर डिग्री ली, क्या उन्होंने किसी स्कूल में अप्लाई किया, वहाँ से यूनिवर्सिटी से रिसर्च करी, क्या उन्होंने पीएचडी करी। यूजुअली ये होता है ना, जो थीसिस लगते हैं वो पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने पीएचडी करी, फिर उन्होंने रिसर्च करी, सारी थीसिस लिखी? तो जवाब है नहीं। वो कौन थे, वो एक माली थे। माली क्या होता है, कहाँ पे माली थे वो? मॉन्टेसरी में। नर्सरी स्कूल नहीं, मॉन्टेसरी, जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्टेसरी में माली थे वो। और उन्होंने, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है बुक में, पढ़ लेना। उन्होंने ट्राई किया कि मैं ऑफिशियली जाके एजुकेशन लूँ, पर उनको नहीं मिली, उनकी रिजेक्ट हो गई थी एप्लीकेशन। बट ही डिडंट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन हिज ओन। एंड आज की डेट में उनको मतलब बहुत इज्जत मिलती है, तभी नाम सर लगा हुआ है ना, कि सर ग्रेगोर मेंडल। उनको इतनी इज्जत मिलती है कि उनकी वजह से ये ट्रेड्स को डिस्कवर करने का सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात बताई इसने। उन्होंने पी प्लांट लिया, पी प्लांट मतलब मटर का पेड़ लिया उन्होंने, डिस्कवरीज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। मटर का पेड़ ही क्यों चुना? मटर के पेड़ का ना बड़ा फनी सा नेम है। इसका नाम है मैं भी भूल रहा हूँ, मिनट, अभी याद आ जाएगा। नहीं नहीं, पाइसम पुइसम नहीं है, पुडिका है कुछ करके। रुक जा, अच्छा नहीं नहीं, हाँ ठीक है, यू वर राइट, पाइसम ही है, पाइसम ही है। पाइसम का प्लांट उसने यूज़ किया था। किसने बोला था पाइसम, तुम में से? अच्छा, दोनों ने बोला था, वेरी गुड। तो उन्होंने पाइसम का पेड़ चूज़ किया। पाइसम इज इन जनरल लैंग्वेज पी प्लांट, ठीक है। क्यों किया था, चलो तुमको नॉलेज है इस चीज़ की, बताओ व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट? नाम पता था बस? अच्छा, तो मतलब अब तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, फिर वहाँ पे नंबर बनाओगे कि हमें सब कुछ आता है। अच्छा चलो, पाइसम प्लांट या पी प्लांट उसने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल था वो कम था, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते थे। पी प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता है, पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये, वो पेरेनियल होता है। पेरेनियल का मतलब, एक होता है सीजनल, एक होता है पेरेनियल। तो जो पूरे साल फ्रूट दे, मतलब मटर दे, वो पेरेनियल हो गया, तो पेरेनियल होता है। तीसरा, उसके जो चेंजेस थे, उसके जो ट्रेट्स थे, वो बहुत ईजिली ऑब्जर्वेबल थे। तूने बुक्स क्यों बंद कर दी? ये बात तो मैं लिखवा के भेजूंगा बेटे आज, निकाल वापस। उसके जो ट्रेट्स थे वो बड़े ईजिली विजिबल थे। जैसे कुछ पेड़ों की हाइट लंबी होती थी, कुछ पेड़ों की हाइट छोटी होती थी। कुछ पेड़ों पे सफ़ेद फूल आता था, कुछ पेड़ों पे वायलेट, पर्पल। पर्पल फूल आता था। कुछ पेड़ों के अंदर जो बीज, मटर का बीज होता था वो फ्लैट होता था, कुछ में राउंड होता था। कुछ पेड़ों का जो सीड कलर था वो ग्रीन था, कुछ का येलोइश ग्रीन था। तो ये वाले ट्रेट्स जो थे वो क्वाइट इजीली विजिबल थे, ऑब्जर्वेबल थे, इसलिए उसने क्या चूज़ किया था, इनको स्टडी करने के लिए पी प्लांट चूज़ किया, ठीक है। लिखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, सर ग्रेगोर मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स, सर ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। प्लांट चोज बाय मेंडल वॉज, ठीक है, वर्ड है बेटे पाइसम,
पायसम सेटिवम, which is commonly called, नहीं ऐसा तो कुछ डराना भी तो होता है फिर. It's commonly known as pea plant. ठीक है बेटा. पायसम सेटिवम के लिखो. मेंडेल chose this plant because number one, it was perennial, PERENNIAL, and not annual. ठीक है. सर पर एनुअल का मतलब तो वो ही नहीं हुआ. पेरेनियल का बेटा ठीक है, इसका ना चेंज करना, तुमको मतलब बता दो. इट इज समथिंग दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सीजनल वाले साथ रिलेट मत करना, करेक्शन कर लो. पेरेनियल मींस समथिंग दैट लास्ट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. मतलब वो एक साल में ही नहीं ख़त्म हो गया, वो काफ़ी लंबे साल तक पेड़ चल सकता है. लॉन्गर ड्यूरेशन. प्लांट्स में लिखा हुआ है लिविंग फॉर 2 years और मोर. जो 2 से ज़्यादा साल जिंदा रहते हैं उनको पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं. ठीक है. एनुअल का मतलब हो गया 1 साल, पेरेनियल का मतलब हो गया 2 से ज़्यादा साल. सेकंड लिखो रजे इसका रीज़न. स्मॉल लाइफ साइकिल, मतलब जल्दी ग्रो कर सकता है. थर्ड लिखो रजे. लाइफ साइकिल इन द सेंस जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी फूल देगा, जल्दी मटर बनाएगा. थर्ड लिखो रजे. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ. ठीक है. फोर्थ लिखो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो एक दूसरे से विपरीत हैं. कॉन्ट्रास्ट मतलब जो एक दूसरे को इजीली डिफरेंशिएट करवा पा रहे हैं. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वर easily visible. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर. ठीक है. तो उसने टोटल 7 तरह की चीज़ों पे रिसर्च करी थी. इन 7 में से आपके पास पेपर में कोई भी आ सकती है मॉडल बनाने के लिए, तो मैं 7 लिखवा देता हूँ. ठीक है. सबसे पहले लिखो बेटा प्लांट हाइट. ऐसे टेबल बना लेना. फर्स्ट इज योर, ये ट्रेड्स की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. यहाँ लिख लो फीचर, हेडिंग डाल लेना कैरेक्टर स्लैश फीचर्स. प्लांट हाइट एक कैरेक्टर था बेटा. प्लांट हाइट के लिए 2 बातें हो सकती थी, या तो वो टॉल बनता है या फिर वो ड्वार्फ बनता है. ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? छोटा, बोना. ठीक है. सेकेंड है रजे फ्लावर कलर. फ्लावर कलर कौन से कलर के थे फ्लावर उसके? या तो वाइट कलर के हो सकते थे या फिर वॉयलेट या पर्पल कलर के हो सकते हैं. लड़कों हैं ना हम सारे, हम तो पर्पल ही लिखेंगे.
तीसरा है फ्लावर पोजीशन। फूल कहाँ लगेगा? या तो वो एक्सियली होगा, मतलब स्टेम के पास होगा, या वो स्टेम से बहुत दूर होगा, टर्मिनल होगा। ठीक है। सीड शेप, सीड की शेप क्या होगी, मतलब जो मटर के दाने हैं उसकी शेप क्या होगी? या तो वो राउंड होगा, ठीक है, या तो वो राउंड होगा बेटा, या वो रिंकल्ड स्लैश फ्लैट होगा, दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है। तुमने देखा होगा चपटे से बीज निकलते हैं अंदर से, ठीक है, तो वो रिंकल्ड वाले में ही आ जाता है, रिंकल्ड काउंट कर लेते हैं उसको। फिफ्थ देखो, फिफ्थ ट्रेड जो उसने पढ़ा वो था सीड कलर। या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। येलो मतलब येलो एग्जैक्टली येलो नहीं होता, ग्रीनिश येलो होता है, पीले रंग का मटर नहीं होता हल्का सा पीली टोन में होता है। ठीक है। पॉड कलर, पॉड मतलब जिसका वो छिलक सा होता है, जिसके अंदर ये दाने होते हैं, तो वो भी सेम यही हो सकता है, या तो ग्रीन होंगे या येलो होंगे। लास्ट है बेटा पॉड शेप। अब जो उसका शेप है जिसमें मटर के दाने हैं, उसकी भी शेप डिफरेंट हो सकती है। अगर तो उसके अंदर देखो, बड़ी आसान सी बात है, अगर तो उसके अंदर राउंड सीड्स हैं तो वो तुम्हें देखने में कैसा लगेगा, फुल बढ़िया, एंड तुम्हें बाहर से उसके सीड की कवरिंग सी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, मतलब अंदर कितने दाने हैं तुम बाहर से देख के गिन सकते हो। ठीक है। या फिर वो क्या होगा, अगर सीड अंकल अंदर से रिंकल्ड है तो पॉड भी क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर तो राउंड शेप्ड हैं तो फुल होगा, अगर रिंकल्ड हैं तो यूजुअली फ्लैट होगा। ये कैरेक्टर्स थी। अरे पूरे मतलब अच्छे खासे उसमें मटर तुम बाहर से ही देख के गिन सकते हो कि हाँ इसमें अच्छे मटर होंगे। जब तुम मटर छांटने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो वैसे ही देखते हो ना कि भरे हुए वाले कौन से हैं, फ्लैट वाले थोड़ी उठा के लाते हो, मम्मी कहती है फिर ख़राब लिया है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में रजे इसके ऊपर और मेहनत करेंगे। चैप्टर पे हमने सीखना है कि मेंडल कैसे कामयाब हुआ प्रिडिक्ट करने में कि आने वाली जनरेशन पे कौन सा ट्रेट ज़्यादा दिखेगा और कौन सा ट्रेट कम दिखेगा। ठीक है। कि मतलब मैं अगर दो पेड़ों को मिलके क्रॉस ब्रीड करवाता हूँ या सेल्फ ब्रीड करवाता हूँ, सेल्फ ब्रीड करवाता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, क्रॉस ब्रीड करवाता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, ये मेंडल ने प्रिडिक्ट किया और उसकी प्रिडिक्शन सही थी, इसलिए उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, यू कैन डिस्कनेक्ट नाउ। इसको रिवाइज कर लेना एकदम पाइसम सिटी बम को। ऐसा लगता है गुड मैंने इवनिंग वाटर सर। सर्विस पे